हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट कहाँ पर एक तरह से हमारे शरीर में प्रतिरक्षा का कार्य करती है। हालांकि हमारे जो टॉपिक चल रहा था इम्यून सिस्टम का, जिसमें हमने एंटीबॉडी को कवर कर लिया था कि हमने ये देखा था कि एंटीबॉडी 5 प्रकार की होती है। एंटीबॉडी ए, बी, डी, ई और जी और एक एम है। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हमारी जो लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ये जो दोनों लिम्फोसाइट जो क्या करती है, हमारे एक सेल होती है। एक तो हमारे शरीर में एक तो तरल माध्यम होता है और एक कोशिका आधारित में क्या करेगी, प्रतिरक्षा का कार्य करेगी। तो हम देखें तो आपको ये दिखाई दे रहा है डायग्राम, जिसे अपन बोलेंगे बोन मेरो। इसे अपन क्या बोलेंगे, बोन मेरो या फिर अस्थि मज्जा। ठीक है, हम टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम फोकस करेंगे थोड़ा इसमें कि AMI और CMI यानी कि कोशिका आधारित प्रतिरक्षा, और ये वाला है तरल आधारित या तरल माध्यम प्रतिरक्षा। ठीक है, हमें ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसे अपन बोलेंगे बोन मेरो, यानी कि एक हड्डी होती है, जो एक हड्डी है। ठीक है, ये एक हड्डी है। ठीक है, इसे अपन बोलेंगे बोन। ठीक है, यहाँ पर एक विशेष प्रकार की कोशिका वाली एक संरचना पाई जाती है, इसे अपन बोलते हैं बोन मेरो। क्या बोलेंगे इसे, हम बोन मेरो बोलेंगे। और यही बोन मेरो क्या करती है, इसे अपन बोन मेरो कहेंगे, जो क्या है एक तरह से स्टेम सेल। स्टेम सेल हम उसे कहेंगे, एक ऐसी कोशिका जिसमें क्या होता है, बार बार क्या होता है, विभाजन होता है। यानी कि वह कोशिका विभाजित होकर किसी दूसरी कोशिका में परिवर्तित हो रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टेम सेल कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको बोन मेरो देखने को मिलता है। उसी बोन मेरो में हमें एक संरचना पाई जाती है, इसे अपन बोलेंगे प्लूरिपोटेंट प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। ठीक है, अब यही प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल जो होता है, ये फिर दो भागों में बट जाता है। क्यों, हमने क्या देखा है कि कैसी एक कोशिका है, स्टेम सेल। यानी कि हम अगर भ्रूण की बात करें तो भ्रूण भी क्या है, स्टेम सेल है, जो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन कर रहा है। अगर हम पर्टिकुलर किसी ऑर्गन की बात करें, जैसे कि हम बालों की बात करें या फिर आंखों की बात करें, क्या इससे पूरी बॉडी का तैयार हो रहा है, नहीं हो रहा। यानी कि एक तरह से वो स्टेम सेल नहीं है। तो हम एम्ब्रियो की कह सकते हैं कि भ्रूण क्या है, एक तरह से स्टेम सेल है। स्टेम सेल है, तो इसमें क्या हुआ, फिर वापस विभाजन हुआ। तो विभाजन हुआ तो क्या बनाया इसने, लिम्फोसाइट स्टेम सेल बनाया वापस। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसने वापस देखो, ये विभाजित हुई दो कोशिकाओं में। दो कोशिकाएं कौन कौन सी बनाई, एक तो माइलोइड स्टेम सेल, ठीक है, और दूसरी है लिम्फोइड स्टेम सेल। क्योंकि क्या है, ये स्टेम सेल। अब ये स्टेम सेल है, फिर वापस विभाजित होगी, किसमें होगी, ये बी लिम्फोसाइट में और फिर टी लिम्फोसाइट में। हालांकि हम बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट को थोड़ा आगे देखेंगे। ये बी लिम्फोसाइट में और टी लिम्फोसाइट में विभाजित हो जाती है, एक तो बी और एक टी में। ठीक है, उसी प्रकार हम यहाँ देखें माइलोइड स्टेम सेल का फिर विभाजन होगा। ये किस में कन्वर्ट होती है, एक तो निर्माण करेगी मोनोसाइट, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, जो क्या है एक तरह से डब्ल्यूबीसी के प्रकार है। ठीक है, और फिर किस में बदलेगी, आरबीसी और प्लेटलेट्स। इस प्रकार से ये एक तरह से स्टेम सेल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हम अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी में दो भाग देखने को मिलते हैं, एक तो ग्रेनुलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। इसमें आपको देखने को मिलेंगे बेसोफिल, न्यूट्रोफिल और एक है यूसिनोफिल। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, जो कि किस में देखने को मिलेगा हमें, एक ग्रेनुलोसाइट यानी कि अकणिकाएं, जिसमें ये सेल होती है जिसमें कणिकाएं पाई जाती है, वो तो कणिका में कोशिकाएं होती है। और जिसमें कण नहीं पाए जाते, वो कैसी है, अकणिका में कोशिका होती है। ठीक है, हम नेक्स्ट देखेंगे कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट क्या करता है। देखो, हम ये चीज देखें कि बी लिम्फोसाइट जो तरल चीज होती है, जैसे कि फ्लूइड हुआ, ब्लड हुआ, या फिर लिम्फ हुआ, या टिश्यू फ्लूइड हुआ, वहां पर एक तरह से इम्यूनिटी का कार्य करती है। वहां पर प्रतिरक्षा का कार्य कौन कर रही है, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, अगर हम टी लिम्फोसाइट की बात करें, टी लिम्फोसाइट यानी कि बी लसिका कोशिका और एक है टी लसिका कोशिका। टी लसिका कोशिका एक तरह से हमारे जितने भी कोशिका है, उत्तक है, ऑर्गन है, वहां जाके व्यवस्थित हो जाती है, या वहां जाकर एक तरह से क्या करेगी, प्रतिरक्षा का कार्य करती है।
ठीक है, हम इस चीज को देखें कि बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट एक तरह से एंटीबॉडी मीडिएट इम्यूनिटी यानी कि तरल तरल माध्यम प्रतिरक्षा, यानी कि ये वहां पर प्रतिरक्षा का कार्य करेगी जहां पर फ्लूइड या तरलता पाई जाएगी, या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं हुमोरल, हुमोरल, ठीक है, हुमोरल मीडिएट इम्यूनिटी सिस्टम यहाँ पर क्या करेगी, बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षा का कार्य करेगी। ठीक है, इसके अलावा बी लिम्फोसाइट क्या करेगी, जीवाणु हुए, विषाणु हुए, या फिर जो प्रतिजैविक के जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं उनसे क्या करेगी, हमारे संक्रमण होने से बचाने का कार्य करती है। कौन, बी लिम्फोसाइट। इसके अलावा बी लिम्फोसाइट एक विशेष प्रकार की प्रोटीन बनाती है जिसे अपन बोलते हैं ग्लोबुलिन प्रोटीन। ठीक है, क्या बनाती है, ग्लोबुलिन प्रोटीन, जो क्या करती है, जो विषैले पदार्थ रिलीज करती है, कोई भी सेल है जो विषैले पदार्थ रिलीज करती है उन सबको क्या करती है, नष्ट करने का कार्य करती है। ठीक है, अब ये आपको देखने को मिलेगी कहां पर, फ्लूइड के अंदर, ब्लड के अंदर, लिम्फ के अंदर और उत्तक के टिश्यू फ्लूइड के अंदर हमें ये इम्यूनिटी का कार्य करते देखने को मिलेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्लड के ऊपर प्रतिरक्षा का कार्य करेगी। दूसरी बात, लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड के मध्य प्रतिरक्षा का कार्य करेगी। उसी प्रकार अगर हम टी लिम्फोसाइट की बात करें तो टी लिम्फोसाइट यानी कि सेल मीडिएट इम्यून सिस्टम, यानी कि कोशिका आधारित प्रतिरक्षा, यानी कि ये हमारे बॉडी में सुरक्षा का कार्य कहाँ करेगी, जहां पर सेल है, ऑर्गन है, ठीक है, ऑर्गन टिश्यू है, ये जहां पर भी है ये सेल वहां जाकर व्यवस्थित होकर एक तरह से इम्यूनिटी का कार्य करती है। होता क्या है कि जैसे कि कोई भी कोशिका होती है, फॉरेन कोशिका, हमारे बॉडी में कोई भी सेल आती है तो वो एक तरह से फॉरेन कोशिका होती है, उस कोशिका को ये टारगेट करती है और उसके चारों ओर कवरिंग तैयार करके उसकी जो सेल होती है उस पर क्या करती है, एक विशेष जहरीले पदार्थ, यानी कि जो कि एक प्रोटीन होती है, एक विशेष जहरीली प्रोटीन नामक पदार्थ को रिलीज करती है, जिससे क्या होता है, उस कोशिकाओं में छिद्र हो जाते हैं, वो छिद्रित हो जाने से वो कोशिका धीरे 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 क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से सेल मीडिएट इम्यून काम करता है। इसके बाद अगर हम बात करें कि वो जो जहरीला पदार्थ रिलीज कर रही है टी सेल, वो है पोरीफोरिन, जो कि एक क्या है, प्रोटीन है। इसके अलावा ये टी सेल क्या करती है, इंटरल्यूकिन, इंटर इंटरल्यूकिन्स या फिर लिम्फोकाइनेस रिलीज करती है, जिससे क्या होती है, जो भक्षण कोशिकाएं होती है उसके भक्षणाकारी विधि में क्या होती है, गति होती है इन्हीं की वजह से, ताकि वो जो भी है हानिकारक कोशिकाएं उनको क्या कर सके, आसानी से नष्ट कर सके। ठीक है, अब हम देखेंगे कि एक्वायर्ड जो इम्यूनिटी होती है उससे कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, हाँ जी, हम देखेंगे अब आगे कि अर्जित प्रतिरक्षा या फिर एक्वायर्ड इम्यूनिटी के प्रकार। देखो, हमने एक्वायर्ड इम्यूनिटी को देखा था जो कैसी थी, हमें एक तरह से आफ्टर बर्थ यानी कि जन्म के पश्चात मिलने वाली प्रतिरक्षा थी, जो किसके द्वारा मिल रही थी, हमें वैक्सीन के द्वारा हमारे शरीर में इम्यूनिटी तैयार हो रही थी। वो कैसी थी, अर्जित प्रतिरक्षा। ठीक है, अर्जित प्रतिरक्षा को फिर हम देखेंगे कई दो प्रकार की होती है, एक है सक्रिय और एक है निष्क्रिय। यानी कि हम कह सकते हैं एक्टिव इम्यूनिटी और एक पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि सक्रिय और एक निष्क्रिय, ठीक है, प्रतिरक्षा है। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है और एक पैसिव इम्यूनिटी होती है, इसको हम समझे कि जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है वो क्या होती है, स्लो होती है, यानी कि धीमी होती है, स्लो होती है, प्लस अधिक प्रभावशाली होती है, यानी कि अधिक इफेक्टिव। ठीक है, अधिक प्रभावशाली होती है। वहीं हम पैसिव की बात करें, देखो एक्टिव इम्यूनिटी की अपन बात करें, जैसे कि नॉर्मली अपन हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है शरीर में, किसी भी एंटीजन या फिर किसी रोगजनक के प्रति हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी बनती है वो कैसे बनेगी, धीरे धीरे बनेगी।
ठीक है। लेकिन अधिक समय के लिए क्या होगी, प्रभावशाली होगी, अधिक समय के लिए इफेक्टिव होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी जो हम प्री फॉर्म में, यानी कि एक तरह से पहले से तैयार वैक्सीन, जैसे कि हमारी बॉडी में कुछ जैसे कि कोरोना हो गया या फिर कुछ जैसे टाइफाइड हुआ, तो इनकी डायरेक्ट क्या लगाई हमने, वैक्सीन लगाए, पहले से तैयार वैक्सीन। एक है एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि हमारा शरीर धीरे धीरे क्या बना रहा है, किसी भी पैथोजन या किसी भी बीमारी के प्रति क्या बना रहा है, एंटीबॉडी बना रहा है। अब वो एंटीबॉडी कैसे बनेगी, स्लो बनेगी, धीरे धीरे बनेगी, लेकिन अधिक प्रभावशाली होगी। ठीक है, इसकी तुलना में यहाँ पर देखें, हम सीधे वैक्सीन के माध्यम से क्या लेंगे, इम्यूनिटी लेंगे, जो कैसी है, प्री फॉर्म्ड वैक्सीन होती है, यानी कि पहले से तैयार वैक्सीन दी जाती है, वो कैसी होती है, फास्ट होगी। इसकी तुलना में कैसी होती है, जल्दी काम करेगी। ठीक है, ये धीरे धीरे काम करेगी, ठीक है, और ये स्लो बढ़ती है, और ये फास्ट बढ़ेगी, और कम समय के लिए होती है, कम समय के लिए होगी, यानी कि अधिक समय के लिए प्रभावशाली नहीं रहेगी, यानी कम समय, यानी कि काम हुआ खत्म। ठीक है, लेकिन ये अधिक प्रभावशाली, अधिक समय के लिए प्रभावशाली होगी। ठीक है, हमने समझ लिया कि एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में क्या अंतर है। कि एक्टिव इम्यूनिटी जो कैसी होती है, स्लो होती है और अधिक इफेक्टिव होगी। उसी प्रकार अगर हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये कैसी होगी, फास्ट होगी, इसकी तुलना में एकदम स्पीड से काम करेगी, फटाफट। ठीक है, और कम समय के लिए इफेक्टिव होगी, यानी कि लेस इफेक्ट। ठीक है, अब हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें तो ये भी दो प्रकार की होती है, एक तो प्राकृतिक इम्यूनिटी होती है और एक कृत्रिम इम्यूनिटी होती है। वहीं उसी प्रकार पैसिव की बात करें तो पैसिव में भी प्राकृतिक और एक कृत्रिम होती है, यानी कि नेचुरल और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होती है। अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी की बात करें जो कैसी थी, स्लो है और अधिक इफेक्टिव है, तो इसमें प्राकृतिक की बात करें तो प्राकृतिक कैसी होगी, एक्टिव इम्यूनिटी में ये क्या करेगी, एक तरह से सभी सभी प्राकृतिक संक्रमण, यानी कि ऑल इन्फेक्शन, यानी कि जितने भी इन्फेक्शन हो गए हमारे बॉडी में, उन सब के लिए क्या होगा, एक तरह से प्राकृतिक रूप से क्या होगी, एंटीबॉडी बनाएगी। यानी कि हमने पढ़ा था कोई भी डिजीज हुआ, ठीक है, उसके लिए शरीर में कोई भी एंटीजन या कोई भी पैथोजन घुसता है हमारी बॉडी में, उसके लिए शरीर में एक तरह से नेचुरल तरीके से क्या बनेगी, अपने बॉडी में एंटीबॉडी बनेगी। तो ये तो क्या अपने प्राकृतिक है। अभी यही एक्टिव जो पहले बॉडी में तैयार हो रही है, ठीक है, कृत्रिम रूप से, अगर हम किसी भी डिजीज के लिए, एंटीजन या रोगजनक के लिए टीके के द्वारा, किसमें पढ़ रहे हैं हम, एक्टिव में पढ़ रहे हैं, यानी कि टीके के द्वारा किसी भी एंटीजन को हम क्या कर रहे हैं, एक्टिव इम्यूनिटी, यानी शरीर में तैयार कर रहे हैं प्राकृतिक रूप से। लेकिन यहाँ कृत्रिम में बात कर रहे हैं कि वैक्सीन के द्वारा या टीके द्वारा, ठीक है, के द्वारा किसी एंटीजन या पैथोजन या रोगजनक को शरीर में जानबूझकर प्रवेश करवाना, और बदले में हम क्या बनाते हैं, एक शरीर में प्रतिरक्षा तैयार करना है, क्या है, कृत्रिम प्रतिरक्षा है। ये तो हो गया हमारे एक्टिव इम्यूनिटी होती है। ठीक है, उसी प्रकार हम पैसिव की बात करें तो पैसिव होती है फास्ट और कम समय के लिए इफेक्टिव होती है। वही नेचुरल और कृत्रिम की बात करें, ठीक है, ये वैक्सीन क्या होती है, पहले से तैयार वैक्सीन है, सीधे बॉडी में ट्रांसफर की जाती है, ये आप टीके के द्वारा दे रहे हो, पहले से तैयार वैक्सीन है, जो भी कौन सी होनी चाहिए, नेचुरल होनी चाहिए, यानी कि प्राकृतिक होनी चाहिए। वो कौन सी है, देखो, भ्रूण को माता से प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त होने वाली एंटीबॉडी। ठीक है, समझ में आया कि हमने इससे पीछे वाले वीडियो में एंटीबॉडी के प्रकार देखे थे, जिसमें आईजीजी, यानी कि प्लेसेंटा को क्रॉस करने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, आईजीजी। तो भ्रूण को माता से, यानी कि जो एम्ब्रियो होता है उसको प्लेसेंटा द्वारा कौन सी एंटीबॉडी प्राप्त हो रही है, आईजीजी, जो कि क्या है, प्रीफर्ड और कैसी है, नेचुरल। हम बाहर से दे ही नहीं रहे, कैसे तैयार हो रही है, पहले से तैयार, यानी कि बच्चे को पहले से तैयार बॉडी एंटीबॉडी दी जा रही है। ठीक है, जो कैसी है, सेकंड इम्यून रेस्पॉन्स के लिए जिम्मेदार, ये हमने पढ़ ही लिया था। फिर हम देखेंगे दुग्ध स्त्रवण के लिए, दुग्ध स्त्रवण के लिए, सॉरी, दुग्ध स्त्रवण के दौरान
कोलोस्ट्रम से माता भ्रूण को आईजीए द्वारा एंटीबॉडी प्राप्त कराती है, उपलब्ध करवाती है। यानी कि कोलेस्ट्रम यानी कि नवदुग्ध, यानी कि जो माता पहला दूध जब बच्चे को पिलाती है तो वही दूध क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रम या नवदुग्ध, उसके द्वारा बच्चे को एक तरह से एंटीबॉडी कौन सी मिल रही है, आईजीए, जो कि पहली प्रतिरक्षा, अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो पहली प्रतिरक्षा कौन सी बनती है, आईजीए, जो किससे प्राप्त हो रही है, कोलेस्ट्रम से प्राप्त हो रही है। इसी प्रकार हम कृत्रिम की बात करें तो कृत्रिम में हम देखेंगे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी, डायरेक्ट वैक्सीन ठोकना है, जैसे किसी सांप के काटने पर या टिटनेस के होने पर ये सारे वैक्सीन डाले जाते हैं। जैसे कि सांप के काटने में एंटी वीनम होते हैं, रेबिस के काटने पर एंटी रेबिस वैक्सीन होता है। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और थैंक यू।